सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के समास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी समस्त साथी वीडियो पे बने हुए हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोज़ को देख करके और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी अन्य औपचारिकता को पूरा किए हुए। समास शब्द का अर्थ क्या है कि देखिए, हिंदी भाषा के अंदर भाषा की रोचकता को बनाए रखने के लिए कुछ लंबे या कुछ अनावश्यक शब्द हैं जिनको हटा करके भाषा में रोचकता लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ लंबे वाक्य को, कुछ विभक्ति कारक चिन्ह वगैरह हैं, उनको हटाकर और एक शब्द बना लिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी बड़े वाक्य को, या यूँ कह सकते हैं कि वाक्यांश को छोटा करना या संक्षिप्त करना, यानी कि सार रूप में लिखना, यही क्या है, समास है। तो देखिए, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। इससे क्या होता है कि मुख्य रूप से भाषा में सुंदरता आती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखो, ये चीज़ है वो कई बार पूछी जाती है, या अपने को ध्यान में भी रखनी चाहिए अपनी जानकारी के लिए, कि संधि के अंदर तो क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है। जबकि समास के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इस मेल में विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, या कारक चिन्ह जो होते हैं, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात उसमें संक्षिप्तता लाई जाती है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है। भाषा का एक गुण होता है कि सारगर्भित बात है वो कहने वाली भाषा होनी चाहिए, और इसके लिए समास हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात है उसको अर्थपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। एक एग्जाम्पल, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल अपन समास को जब पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, समास के प्रकार पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे भी। लेकिन जब अपन इस विषय वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उदाहरण के द्वारा, और ये बात है वो एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है। जैसे दिन और रात, अब इसके अंदर और शब्द जो है वो दिन और रात को क्या कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग अभिव्यक्त कर रहा है। अब इन तीन शब्दों के स्थान पर दिन रात बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है ना, और इससे एक समस्त शब्द बन गया, पूरा शब्द बन गया, और ये है वो क्या कहलाएगा, सामासिक शब्द कहलाएगा। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों का लोप करने के कारण जीवन में कुछ शब्द बनते हैं। इन शब्दों को सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। यानी बिना विभक्ति चिन्हों के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो तो कहलाएंगे सामासिक पद या समस्त पद कहलाएंगे, और विभक्ति युक्त जो शब्द हैं जैसे दिन और रात, ये क्या कहलाएगा, समास का विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ अगर उसको प्रकट किया जाता है, या आदि के साथ लिख करके अभिव्यक्त करने वाली जो रीति होती है, विधा होती है, उसको बोलते हैं समास का विग्रह। जैसे धन संपन्न, अब ये एक सामासिक पद है या समस्त पद है। इसको लिखा जाए धन से संपन्न, कोई भी व्यक्ति उसके लिए कह सकते हैं कि भाई फला व्यक्ति बहुत ही धन संपन्न है। धन संपन्न मतलब धन से संपन्न है। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, कारक चिन्ह को लोप करके यूं लिखा, तब तो ये समस्त पद है। और अगर धन से संपन्न इस प्रकार से पूरा लिखा तो ये क्या है, विग्रह से बना हुआ शब्द है। जैसे रसोई घर, तो अपन कहते हैं कि रसोई के लिए घर, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। तो अब देखो, समस्त पद में जैसे ये पूरा शब्द अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर धन संपन्न, तो इसमें दो शब्दों का मेल है, एक तो है धन और दूसरा है संपन्न। इसमें जो पहले लिखा हुआ है वो पूर्व पद है, और बाद में लिखा हुआ है वो क्या है, उत्तर पद है। तो इस प्रकार से सामासिक जो शब्द है, सामासिक पद है या समस्त पद है, उसमें दो क्या होते हैं, भाग होते हैं उसके, उनको पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। पहले वाले पद को, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द ही पद कहलाता है, तो उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि पूजा घर, तो पूजा के लिए घर, ठीक है, पूजा के लिए घर, ये तो विग्रह हो गया, और इसमें पूर्व पद पूजा और उत्तर पद क्या है, घर। माता पिता, इसमें माता पूर्व पद, उत्तर पद क्या है, पिता। माता और पिता विग्रह हो गया। नवरत्न, तो नव और रत्न, नव पूर्व पद है, रत्न उत्तर पद है, नौ रत्नों का समूह है। ठीक है, द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। फिर है हस्तगत, हस्तगत, तो हस्त एक शब्द है यानी पूर्व पद है, और गत दूसरा पद है।
हस्त में गया हुआ, ठीक है, हाथ में गया हुआ, किसी के हाथ में गया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, मुख्य रूप से हाथ में गया हुआ, इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, समास विग्रह बनेगा। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा अपने पूर्व पद को, उत्तर पद को, समास विग्रह की जो मुख्य रूप से आधारभूत बातें हैं उनको अपन ने समझा, और समस्त पद को समझा कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद के अंदर पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इन बातों को अपन ने समझ लिया। अब यही बातें हैं वो आगे समास की जब अपन सभी प्रकार पढ़ेंगे तो उनके अंदर आएंगे। अब देखिएगा समास के भेद या प्रकार। तो समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो हिंदी के अंदर समास के भेद हैं वो 6 बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन 6 भेद कैसे बने हैं इस बात को भी अपन देखेंगे, ठीक है। मूल रूप से जो समास हैं वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिनमें क्या होता है कि 2 शब्दों में समास होता है, उनकी प्रधानता या अप्रधानता, यानी कि 2 पद पढ़े ना अभी अपन ने पूर्व पद और उत्तर पद, तो उसमें पूर्व पद प्रधान है यानी वो मुख्य पद है, या उत्तर पद प्रधान है, या दोनों ही पद प्रधान है, या फिर कोई अन्य पद प्रधान है, उसके आधार पर समास है वो 4 प्रकार के। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, या फिर कोई अन्य पद है वो प्रधान यानी अन्य अर्थ निकलता है, तो ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद, वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि पहला पद है वो प्रधान होता है और पहला पद है वो अव्यय होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, दोनों ही पद हैं वो समान हैं, समान महत्व रखते हैं, तो वो द्वंद्व है। और जिसके अंदर क्या निकलता है, अन्य अर्थ, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता जबकि अन्य अर्थ निकलता है, वो होता है बहुब्रीही समास, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हो गए। अब देखो तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान है, उसके 2 अन्य भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारीय समास और द्विगु समास, कर्मधारीय समास और द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर अब अपन देखेंगे कि इसके ही 2 प्रकार हो गए, तो 3 तो अन्य और 2 ये 5 हो जाने चाहिए, लेकिन तत्पुरुष भी एक अलग समास है, और इसमें देखो 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र, यानी तत्पुरुष से स्वतंत्र हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो कि जो 3 अलग हैं कौन कौन से, जिसके अंदर पहला पद प्रधान वो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान वो तत्पुरुष, और तत्पुरुष से आगे 2 और जिनमें भी दूसरा पद प्रधान ही रहेगा, कर्मधारीय और द्विगु, ठीक है। तो देखो पूर्व पद प्रधान वाला अव्ययी भाव हो गया, उत्तर पद प्रधान वाले फिर 3 हो गए, ये तत्पुरुष और इससे निकले हुए कर्मधारीय और द्विगु, ठीक है। तो 4 हो गए टोटल। उसके बाद में दोनों पद प्रधान वाला हो गया द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधान वाला कौन सा हो गया, बहुव्रीहि। इस प्रकार से 6 समास बन जाते हैं। तो ध्यान रखें कि तत्पुरुष से निकलने वाले 2 समास हैं, कर्मधारीय और द्विगु, ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। तो इस प्रकार से समास कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के हो जाते हैं। चलिए पहला अव्ययी भाव, इसमें अपन ने देख लिया प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, यानी कि वो प्रधान होता है, वो बदलता नहीं है। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है, और उस अव्यय पद का, ठीक है, उस अव्यय पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, अतः सदैव कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। यानी कि पूर्व पद जो है, पहला पद है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला पद है वो नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए क्या रहेगा, यथाशक्ति, तो अपन कहेंगे शक्ति के अनुसार, है ना, शक्ति अनुसार, ये विग्रह हो जाएगा यथाशक्ति। अब यथा शब्द है वो कहीं भी बदलेगा नहीं, इसका स्वरूप नहीं बदलेगा, अव्यय है ये, ठीक है। फिर यथा समय, यानी कि पहला पद जिसमें अव्यय हो वो हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव समास से होगा, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण या प्रत्येक क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, ठीक है, भरपेट, पेट भरकर, ठीक है। कोई अन्य अर्थ प्रधान नहीं है, कोई पूर्व पद उत्तर पद ऐसा कोई ही यहाँ पर नहीं आ रहा है, केवल पूर्व जो पद है वो क्या है, अव्यय है, और वो क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, ठीक है। आ जन्म, जन्म से लेकर, आ मरण, मरण तक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इनको, विग्रह को ध्यान में रखेंगे, पढ़ने के साथ ही हो जाएंगे। प्रतिदिन, हर दिन, जैसे ये प्रति क्षण तो हर क्षण था, वैसे ही। बेखबर,
बिना खबर के। ठीक है, तो ये क्या लग रहे हैं, अव्यय शब्द जुड़ रहे हैं, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ अपवाद दिए जा रहे हैं कि हिंदी में कई समस्त पद जिनमें कोई भी अव्यय पद नहीं होता परंतु पूरा पद मिलकर के, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, बदलते नहीं कभी भी, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, है ना, तो घर के बाद घर, हर एक घर, प्रत्येक घर, ऐसे हो जाएगा ना, घर घर, है ना, प्रत्येक घर या घर के बाद घर, तो इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, रात ही रात में, ठीक है, तो यहाँ पर रातों रात, ये दोनों शब्द मिलकर के पूरा समस्त पद है वो क्या है, अव्यय है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। कहीं ये नहीं, देखो ये योजक चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अपन कहते हैं माता पिता, तो माता पिता में तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, यहाँ पर देखो एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना, घर घर, रातों रात, एक ही की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, रातों ही रात में, ऐसे। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान था या प्रथम पद है वो अव्यय था, वो अव्ययी भाव समास से होता है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसी से निकलने वाले दो समास हैं वो और रहेंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा, कर्मधारय समास और द्विगु समास से रहेंगे। चलिए देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर इस समास में पहला पद गौण होता है जबकि दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप करके और बाद में समासिक पद है वो बनाया जाता है या समस्त पद बनाया जाता है। अब कारक हैं वो पहले की क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, उसका वीडियो है वो आपको होम पेज के ऊपर मिल जाएगा चैनल के। कारक होते हैं 8, ठीक है। अब 8 में से कर्ता कारक और संबोधन कारक, उनका तत्पुरुष समास नहीं होता, उनको छोड़कर जो 6 कारक बच जाते हैं शेष, उन 6 कारकों के लिए जो तत्पुरुष समास है उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। अब देखो कर्ता को छोड़ दो, कर्ता ने उसको छोड़ दीजिए, कर्म को, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें समासिक विग्रह जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, को जो कारक है वो यहाँ पर लग जाएगा। देखिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से कर्म तत्पुरुष के अंदर को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होता है, समस्त पद बनाते हैं उस समय और विग्रह करते हैं तब को लग जाता है। जैसे ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर को कारक लगा, है ना, कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक के लिए चिन्ह लगता है विभक्ति चिन्ह को। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, सभी में प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह लग रहा है तो कर्म तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है, अलग अलग भेद पूछता है कि कौन सा तत्पुरुष है यहाँ पर, ठीक है, कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, ऐसे। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण प्लस आगत, ऐसे। शरण पूर्व पद है, आगत है वो क्या है, पर पद है या उत्तर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर शरण को आया हुआ, सर्व प्रिय, सभी को प्रिय या सर्व को प्रिय, ठीक है, इस प्रकार से। तो को कारक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो कर्म तत्पुरुष ये हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष, तो कर्ण कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है से। कर्ण का मतलब साधन, यानी किस साधन के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, भाव से भरा हुआ, भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत, बाण से घायल हुआ, बाण से आहत। हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित, ठीक है, हाथ है यहाँ पर क्या कर रहा है, साधन का कार्य है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुख्य रूप से साधन का यहाँ पर क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो कि जिस साधन से कोई कार्य हो रहा है तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष रहेगा और से यहाँ पर क्या लगेगा, विभक्ति चिन्ह लगेगा। जब अपन समास विग्रह करेंगे तब तो से विभक्ति चिन्ह लगा देंगे और अगर समासिक पद बनाएंगे तो समासिक पद में से का लोप हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, समासिक पद बनाते हैं तब या समस्त पद बनाते हैं तब। अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष के अंदर संप्रदान जो कारक होता है उसके अंदर क्या होता है, देने के लिए, किसी को भी कोई चीज़ दी जाती है उसके लिए। तो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा किसके लिए होती है, गुरु के लिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये तो देखो आपका विभक्ति चिन्ह था, है ना, के लिए, ठीक है। तो के लिए का लोप होने पर तो क्या बन जाता है, समस्त पद बन जाता है, और जब ये के लिए कारक चिन्ह लगा देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, समास विग्रह बन जाता है। राह खर्च,
है ना। राह के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब देखो इसका कुछ भी नहीं बनेगा एक्स्ट्रा। अपन सोचें कि इसमें युद्ध के लिए भूमि ही कैसे बनाया, तो युद्ध से भूमि क्या बनता है, ये नहीं ना, है ना। या फिर अपन कहें कि युद्ध को भूमि, तो ऐसा कोई सेंटेंस है वो बनेगा ही नहीं, कोई समास विग्रह है वो बनेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना, या जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है, तो ये क्या होंगे, संप्रदान तत्पुरुष होंगे। इसके बाद में है अपादान तत्पुरुष समास, से पृथक या अलग होने के अर्थ में, यानी भी कोई भी व्यक्ति वस्तु किसी स्थान से अलग होती है, दूर जाती है, ठीक है, वहाँ जब से कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है तो अपादान तत्पुरुष समास से होता है। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर देश निकाला, तो देश से निकाला। अब ऐसे नहीं होगा देश के लिए निकाला, देश को निकाला, ऐसे कोई शब्द हैं वो अर्थपूर्ण बनते ही नहीं हैं। तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा देश से निकाला, ठीक है, तो देश से अलग गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, फ्री होना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ते से चूकना, तो अलग हो जाना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, है ना, तो ऋण से अलग हो जाना, ठीक है, ये क्या है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। फिर संबंध तत्पुरुष देखते हैं, तो संबंध का, के, की, रा, रे, री, इन चिन्हों से दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ, तो नगर का सेठ का नगर से संबंध दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा, तो संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे देखिए अधिकरण तत्पुरुष में या किसी वस्तु के ऊपर, यानी आधार। अधिकरण का मतलब है आधार, आधारम अधिकरणम। तो जल मग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर आधार है ना, ठीक है। यहाँ पर जल में मग्न, तो मग्न होने का आधार क्या है, जल, है ना। आप पर बीती, किस पर बीती, आप पर, स्वयं पर। सिर में दर्द, तो दर्द कहाँ हो रहा है, सिर में, ठीक है, तो आधार है। घोड़े पर सवार, किस पर सवार, घोड़े पर, तो आधार कौन है, घोड़ा। तो यहाँ पर आधार जहाँ होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष से होता है। तो ये अपना जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद हैं, जो 6 कारक चिन्हों के आधार पर लगते हैं। संबोधन और जो कर्ता कारक होते हैं उनका तत्पुरुष समास है वो नहीं होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कर्मधारयी समास, जो तत्पुरुष समास से ही निकल करके आगे स्वतंत्र रूप से समास के रूप में परिचित हुए हैं। तो इनमें भी क्या होता है, उत्तरपद प्रधान ही होता है। लेकिन कर्मधारयी समास है उसको विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय के संबंध के आधार पर जाना जाता है। तो इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। पूर्व पद या उत्तर पद एक विशेषण होता है और एक क्या होता है, विशेष्य होता है, यानी एक विशेषता बताता है दूसरे की, इस प्रकार से। या उपमान उपमेय, ठीक है, एक की उपमा दी जाती है दूसरे से, तो उपमान उपमेय का संबंध यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए कर्मधारय के अंदर यानी कि मुख्य रूप से तुलना करने के संबंध में ये रहेगा। तो देखो विशेषण विशेष्य संबंध, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष की क्या बताई जा रही है, महानता यानी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर महान तो विशेषण है और पुरुष क्या है, विशेष्य है, ठीक है, तो विशेषण विशेष्य। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, वस्त्र की विशेष, पीला है जो अंबर, अंबर यहाँ पर वस्त्र है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, पीला है। यहाँ अन्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है ना। एक पीताम्बर का ऐसे भी बनता है कि पीले हैं वस्त्र जिसके वह, ऐसे अगर विग्रह किया जाता है, पीले हैं वस्त्र जिसके वह पीताम्बर, ऐसे विग्रह करेंगे तब अन्य अर्थ निकलेगा, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, है ना। लेकिन यदि इसका विग्रह अपन इस प्रकार से कर रहे हैं, पीला है जो वस्त्र, तो अंबर मतलब कि वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो फिर यहाँ पर विशेषता बताने के अर्थ में विशेषण विशेष संबंध होगा, और विशेषण विशेष संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास से होता है। इसके बाद में उपमेय उपमान, ठीक है। तो चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन यानी कि मुख, यहाँ पर क्या होता है कि उपमेय जिसकी उपमा की जाती है वो उपमेय है, तो मुख है वो क्या है, उपमेय है, ठीक है। और यहाँ पर चंद्रमा उपमान है, इसके समान बताया जा रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, ठीक है, के समान या के रूपी उसके समान, तो तुलना की जा रही है ना यहाँ पर। भव सागर, भव रूपी सागर।
मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, ठीक है, या मृग के समान नयने वाली, मृग नयनी। तो ये उपमेय उपमान संबंध होता है। यहाँ पर अपना क्या रहता है, कर्मधारय समास है वो रहता है। तो विशेषण विशेषण संबंध या उपमेय उपमान यानी जहाँ पर उपमा दी जाती है ना, यानी कि भाषा के अंदर सौंदर्य बढ़ा चढ़ा करके तुलना करके बताया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके बाद में बात करते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी उत्तर पद प्रधान ही होता है मुख्य रूप से। ठीक है, ये तत्पुरुष का ही क्या होता है, प्रकार होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना करने वाला होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। तो संख्या तो समूह को दर्शाती है, लेकिन संख्या है किसकी, वो मुख्य पद है। नवरत्न, तो यहाँ पर रत्न है वो क्या है, प्रधान पद है, उत्तर पद प्रधान है, लेकिन उसकी संख्या को 9 को है ना, 9 रत्नों का समूह है या 9 रत्नों का समाहार। जहाँ संख्या सूचक शब्द है वो समूह को अभिव्यक्त करता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि संख्या भी आती है लेकिन अन्य अर्थ निकलता है। संख्या जहाँ आती है और अन्य अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। देखिए, सप्ताह है तो 7 अहतों का समूह है या 7 दिनों का समूह है। ठीक है, वो क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, तो अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, यहाँ पर 7 दिनों का समूह है, डायरेक्ट अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 संख्यावाचक शब्द आ रहा है तो द्विगु समास होगा। इसके बाद में बात आ रही है त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह है, ये विग्रह कर रहे हैं अपन, तो ये क्या होगा, द्विगु समास। नवरत्न पहले ही आ चुका है, नव या 9 रत्नों का समूह है। शताब्दी, 100 अब्दों का यानी कि वर्षों का समूह है, शताब्दी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुज। पंचरात्र, पंचरात्रियों का समाहार, ठीक है, या समूह है ना। अब अपन कहें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तो इसमें 3 है नेत्र जिसके वह शिव, अन्य अर्थ निकला। तो त्रि संख्या देखो, त्रिभुज है तो इसमें तो 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुज बन गया है ना। 3 भुजाओं के समूह है की आकृति, त्रिभुज बन गया, सीधा अर्थ निकल रहा है। जो शब्द है त्रिभुज वही इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अपन ने कहा त्रिनेत्र तो उसका अन्य अर्थ निकलता है 3 नेत्रों वाला है जो वह शिव, तो अन्य अर्थ निकला। वहां पर त्रि शब्द आ रहा है पहले, लेकिन वो द्विगु समास नहीं है, वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब देखो, अपवाद है कि कुछ समस्त पदों के शब्द के अंत में भी संख्यावाचक शब्द हैं वो आते हैं, वहां पर भी क्या होता है, जो द्विगु समास ही होता है। मतलब कि समूह के रूप में अर्थ निकलता है ना। संख्या है वो किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि के समूह का अर्थ देती है ना, भाव प्रकट करती है, तब तो समूह का भाव प्रकट करती है, तब तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। और यदि वो अन्य अर्थ प्रकट करती है तब वहां पर बहुव्रीहि होगा। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह है या 2 पक्ष, ठीक है। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह है। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या को ही यानी कि समूह को ही अभिव्यक्त कर रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द्विगु समास ही होगा। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास के अंदर तो दोनों ही पद हैं वो प्रधान होते हैं, और वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो अपने योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और विग्रह करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पर संबंध दर्शाने वाले, ठीक है, वैधिकरण समूह दर्शाने वाले शब्द हैं वो यूज किए जाते हैं उनको अलग अलग करने के लिए, यानी कि समास विग्रह करने के लिए। तो देखिए, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों पदों को योजक चिन्ह के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है। समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि शब्द हैं वो लगते हैं। जैसे दिन रात, अब देखो एक शब्द आया था घर घर, घर घर है ना, प्रत्येक घर है ना, प्रत्येक घर यानी कि एक घर से, यानी कि घर से घर तक है ना, अगले घर, यूं हर एक घर, इस प्रकार से हुआ था। वहां अव्ययी भाव समास था, तो मैंने कहा कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे वहां था रातों रात, रात ही रात में, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास था, समस्त पद है वो अव्यय के रूप में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग शब्द हैं और वो जुड़े हुए हैं योजक चिन्ह के द्वारा, ऐसे में क्या आएगा, द्वंद्व समास होगा। तो दिन और रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो ये और यहाँ पर क्या लग रहे हैं, बीच में जो शब्द लग रहे हैं, तब तो समास विग्रह है, और इनके स्थान पर योजक चिन्ह लग गया, तब ये क्या है, समस्त पद है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। देखो,
माता पिता तो माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात यानी कि लाना और भेजना, हानि लाभ, हानि या लाभ, है ना। हानि और लाभ नहीं होगा, हानि और लाभ एक साथ थोड़ी हो सकता है ना। या तो हानि होगी या लाभ होगा, है ना। तो लाभ या हानि। आना जाना, आना और जाना, है ना। तो आना और जाना, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सभी के अंदर द्वंद्व समास से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, जिसके अंदर अन्य अर्थ है वो प्रधान होता है, यानी कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद दोनों ही गौण होते हैं और अन्य पद यानी कि तीसरा पद है वो प्रधान होता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो मूल शब्द हैं उनसे अर्थ नहीं निकलेगा, है ना, एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में एक तो है लंबा और दूसरा है उदर। अब लंबा शब्द का डायरेक्ट अर्थ नहीं निकलेगा, उदर का भी डायरेक्ट अर्थ नहीं निकलेगा। लंबोदर का मतलब होगा कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट जिसका लंबा है, वह कौन है, गणेश। तो गणेश एक तीसरा ही अर्थ, लंबोदर से अलग ही शब्द हो गया गणेश, ठीक है, ऐसे। तो अर्थात लंबा है उदर जिसका, दोनों पक्षों का अर्थ, यानी कि न तो लंबा से कोई अर्थ आ रहा है और ना ही उदर से कोई अर्थ आ रहा है, प्रधान न होकर अन्य अर्थ गणेश ये प्रधान है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। देखिए घनश्याम, घन जैसा श्याम, काला अर्थात कृष्ण, ठीक है। तो अन्य अर्थ निकला कृष्ण, ठीक है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, वह अर्थात शिव, ठीक है। दशानन, अब देखो यहाँ पर संख्या तो है 10, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि 10 आननों का समूह है, ऐसे नहीं है, 10 मुखों का समूह है, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ विग्रह ऐसे होगा, 10 आनन हैं जिसके वह, यानी कि 10 मुख हैं जिसके वह, कौन, रावण। तो तीसरा अर्थ निकला, बहुव्रीहि समास हुआ। गजानंद, गज के समान आनन वाला, है ना, हाथी के समान आनन यानी कि मुख वाला, सिर वाला, कौन, गणेश, ठीक है। त्रिलोचन, यहाँ पर भी देखो संख्या सूचक शब्द आ रहा है, लेकिन ये समूह है नहीं है। 3 हैं लोचन जिसके, वह, है ना, या त्रिनेत्र कह सकते थे अपन, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, ठीक है। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, तीसरा अर्थ है। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तीसरा अर्थ। दिगंबर, दिशा ही है अंबर यानी कि वस्त्र जिसका, वह शिव, दिगंबर। चतुर्भुज, संख्या सूचक शब्द आ रहा है ना। त्रिभुज जो शब्द देखा था आपने, त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह है ना, ऐसे था, तो वहाँ पर द्विगु समास था, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज में क्या है, 4 भुजाएं हैं जिसके, वह अर्थात विष्णु, ठीक है। अन्य अर्थ निकला। तो देखिए अन्य अर्थ जहाँ निकलता है वहाँ पर समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद में देखिए, प्राय देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ समानता विशेषताएं भी पाई जाती हैं, समान भी, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ समास हैं जिनकी विशेषताएं हैं वो अलग अलग पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, कुछ की समान पड़ती हैं। ये तुलना है, तो तुलना देखो यहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, यानी कई बार देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये एक जैसे होते नहीं हैं। कर्मधारय समास है, उसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, यानी वहाँ पर केवल तुलना की जाती है, तब तो होता है कर्मधारय, और तुलना नहीं करके अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो फिर क्या होता है, अव्ययी भाव, ये बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव में तो प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे मृग नयन, तो मृग के समान नयन, ऐसे तुलना करी गई ना, मृग के समान नयन, नयनों की तुलना करी गई मृग के नयनों से, तो कर्मधारय समास है। नीलकंठ, इसके अंदर नीला है कंठ जिसका वह, या वह जिसका कंठ नीला है, कौन, शिव। तो अन्य अर्थ लिया गया, है ना, अन्य अर्थ लिया गया, तो फिर समास कौन सा हुआ, बहुव्रीहि समास हुआ। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध है तब कर्मधारय है, और अन्य अर्थ आ रहा है तो बहुव्रीहि समास है, जैसा कि पहले क्लियर भी हो चुका है ये जो बातें अपन अभी देख रहे हैं। उसके बाद में बहुव्रीहि और द्विगु, इसको भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि संख्या सूचक शब्द होते हैं वहाँ पर द्विगु होता है, लेकिन संख्या सूचक शब्द हैं वो उस अर्थ में आने चाहिए कि वो समूह को अभिव्यक्त करें, तब तो द्विगु है, और समूह को अभिव्यक्त नहीं करके कोई अन्य अर्थ दे रहे हैं तो बहुव्रीहि है। देखो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद में समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के अंदर पहला पद संख्यावाचक होने पर भी
समूह का बोध नहीं करा करके अन्य अर्थ का बोध करवाएगा। जैसे चौराहा, अब चौराहा में तो 4 रास्ते हो गए, 4 राहों का समूह है तो द्विगु ही होगा। लेकिन चतुर्भुज, इसके अंदर ये नहीं है कि 4 भुजाएं, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ यह है कि 4 हैं भुजाएं जिसकी वह विष्णु, अन्य अर्थ निकला तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। ये तो रहे समासों के अंदर कुछ में अंतर। फिर संधि और समास में अंतर, ये पहले ही बता चुका हूँ कि संधि में 2 वर्णों की जो ध्वनियाँ होती हैं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, उनमें यानी कि वर्णों में मेल होता है, जबकि समास के अंदर 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, शब्दों का मेल समास में और वर्णों का मेल संधि में, वर्णों का या ध्वनियों का मेल कह सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है और उससे उत्पन्न विकार है वो संधि कहलाता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि है उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, इसमें संधि भी है, क्या है, लंबा प्लस उदर, उदर है ना। तो इसमें देखो जब ए या आ के बाद ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है, गुण संधि लंबोदर। तो यहाँ पर देखो आ में और ऊ में, इन ध्वनियों में विकार उत्पन्न होकर के ओ बना और लंबोदर हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, संधि। लेकिन लंबा है उदर जिसका वह गणेश, ये क्या हुआ, समास हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आ और लंबा की और उदर की ध्वनि है जो ऊ, इनके अंदर मेल से क्या हुआ, मुख्य रूप से ओ ध्वनि परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से संधि में 2 या अधिक शब्दों की कमी न होकर क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। शब्दों का रोल नहीं होता, ध्वनियों का रोल यहाँ पर रहता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका वह, यानी कि गणेश। ठीक है, अन्य अर्थ निकला तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गए। इसके बाद में अभ्यास प्रश्न है कुछ, देखते हैं। देखिए अपन इसको, है कुछ ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए समास में किसका मेल होता है, तो समास में शब्दों का मेल ही होता है। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है वो कौन सा है, तो वो अव्ययी भाव होता है। प्रथम पद प्रधान वाला कौन सा होता है, अव्ययी भाव। कारक के आधार पर और किस समास के भेद किए जाते हैं, तो कारक के आधार पर मुख्य रूप से किसके, तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं, है ना। कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, इसके आधार पर यानी कि तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। समस्त पद का किया जाता है क्या, समस्त पद का बाद में क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, समास का विग्रह किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन और भी दिए जा रहे हैं। यथाशक्ति, है ना, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके वह। ठीक है, बहुव्रीहि समास। भला बुरा, भला और बुरा। ठीक है, द्वंद्व समास। इसके बाद में नवरत्न, है ना, 9 रत्नों का समूह है, द्विगु समास। नील कमल, नीला कमल, है ना, तो कमल की विशेषता बताई गई, कैसा, नीला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य वाला संबंध है, कर्मधारय समास। आमरण, मरण तक। ठीक है, अव्ययी भाव समास। चंद्रमौली, है ना, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी सिर के ऊपर जिसके वह। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे, अलग अलग विग्रह किए जा सकते हैं और इनके समासों के नाम भी बताए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये समास का टॉपिक है वो बहुत ही आसान तरीके से अपना सुसंपन्न हुआ। उम्मीद है अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लगातार वीडियोस के ऊपर बने रहें और अपना स्नेह चैनल के ऊपर बनाए रखें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से, तब तक धन्यवाद।